नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ITR 5। द टॉपिक इज ITR 5। दैट मीन्स व्हाट इज ITR 5 एंड हु कैन फाइल दिस ITR 5। इसके पहले वीडियो में हमने ITR 1 से लेकर ITR 4 तक को समझा चुके हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये जो ITR का हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ अ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, जहां पे टैक्स पेयर अपने इनकम का डिक्लेरेशन चूज करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। मतलब किसी टैक्स पेयर का या हमारा और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है पूरे साल में, उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म का सिलेक्शन करना और गवर्नमेंट को अपने इनकम का डिक्लेरेशन देना। ये टोटल 7 तरह के फॉर्म है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो हमने ITR 1 से ITR 4 तक ये समझा कि जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए चारों फॉर्म के दरवाजे खुले रहते हैं। वो ITR 1 से लेकर ITR 4 तक कोई भी ITR चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ इनकम। अगर उनका सैलरी के साथ साथ कोई और अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो भी वो किसी की तरफ मूव कर सकते हैं। साथ ही हमने ये समझा जो बिजनेस पर्पस के लिए इनकम होते हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बिजनेस से है अगर मेनली, तो ITR 3 और ITR 4 की तरफ जाते हैं। उसमें भी अगर ऑडिट केस है तो ITR 3 की तरफ जाते हैं, और अगर नॉन ऑडिट केस है तो ITR 4 की तरफ मूव करते हैं। ये हमने एक ब्रीफली समझा। इसकी डिटेल वीडियो आप ITR से ले लीजिए, जो भी फॉर्म है उसको आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। और भी बहुत कुछ है, ये ने आपको बेसिक बताया कि हमने ITR 1 से ITR 4 तक में बेसिक क्या समझा कि सैलरीड पर्सन के लिए चारों फॉर्म खुले हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ इनकम। जो बिजनेस इनकम है उनके लिए ITR 3 और ITR 4 है। उसमें भी अगर कोई ऑडिट वाले केस आते हैं तो ITR 3 है, या अगर नॉन ऑडिट है तो ITR 4 है। अब हम समझेंगे जो बड़े लेवल के बिजनेस होते हैं, जस्ट लाइक पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, AOP, BOI, ये सब चैरिटेबल ट्रस्ट, तो ये सब का फॉर्म कैसे लगाते हैं, ये लोग अपने फॉर्म को कैसे चुनते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे ITR 5 के बारे में। देखिए, ITR 5 में पार्टनरशिप फॉर्म अपने इनकम का डिक्लेरेशन दे सकते हैं, इनके लिए यही एक फॉर्म है। तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या होते हैं? देखिए, जहां मोर देन 2 और 2 पार्टनर्स, जहां 2 या 2 से ज्यादा कोई अगर पार्टनर मिलके अगर कोई बिजनेस चलाते हैं एज अ पार्टनरशिप फॉर्म, उन्हें हम पार्टनरशिप कहेंगे। मान लीजिए मैं और आप मिलके अगर ये सोचे कि पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं, जहां दोनों का कैपिटल, प्रॉफिट सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और शेयर हो, तो वो एक पार्टनरशिप फॉर्म बन जाता है, जिसका अलग से एक पैन कार्ड बनता है। अब आपको ये भी समझना होगा धीरे धीरे एडवांस में कि जो इनकम टैक्स होता है किसी इंडिविजुअल को नहीं पकड़ता है, वो पैन बेसिस होते हैं। तो पार्टनरशिप का एक अलग से पैन कार्ड बनता है। तो पार्टनरशिप मतलब क्या सोचिए, मिनिमम 2 पर्सन, मैक्सिमम 50% से आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो, और इससे जो इनकम आपको आएगी, अर्न होगी, उसका आप डिक्लेरेशन ITR 5 के थ्रू सबमिट कर सकते हो गवर्नमेंट को। समझ गए? चलिए नेक्स्ट समझते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में LLP। नाम सुना होगा आपने, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यहां भी मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, लेकिन मैक्सिमम का कोई गारंटी नहीं है, जितना मन उतना रखिए। तो मिनिमम 2 पार्टनर मिलकर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आप ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम का कोई अंदाजा नहीं है। अब इससे जो सोर्स ऑफ इनकम आएंगे उसका भी आप डिक्लेरेशन ITR 5 के थ्रू कर सकते हैं। इसका नाम लिमिटेड लायबिलिटी क्यों पड़ा? तो यहाँ जो पार्टनर की जो लायबिलिटी होते हैं, पार्टनर के लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होते हैं। मतलब एक पार्टनर का लायबिलिटी दूसरा पार्टनर के ऊपर बर्डन नहीं बनता है। मान लीजिए अगर लायबिलिटी मेरी है तो आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा। इसे पे ऑफ करने का, इसे सेट ऑफ करने का ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए इसका नाम दिया गया है लिमिटेड लायबिलिटी। समझ गए? तीसरा आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है जहां मोर देन 2 पर्सन मिलके अगर कोई काम करे, जस्ट लाइक ज्वाइंट वेंचर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ एसोसिएशन मतलब संगठन बनाना, 2 पर्सन को मिलके, बोला है पर्सन। अब पर्सन कौन होता है? तो हम आप पर्सन का मतलब ये सोचते हैं कि इंडिविजुअल, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के तहत पर्सन का मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होता है। पर्सन को ये 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 ये कहता है कि पर्सन मतलब इंडिविजुअल तो होता ही है, साथ ही साथ HUF को भी हम पर्सन कहेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। साथ ही साथ हम कंपनी को भी पर्सन कहेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। साथ ही साथ एक फर्म को भी हम पर्सन कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म।
साथ ही साथ एओपी बीओआई मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी हम पर्सन कहेंगे, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी हम पर्सन कहेंगे। साथ ही साथ एजीपी और लोकल अथॉरिटी को भी हम पर्सन कहेंगे। अब लोकल अथॉरिटी में आपको समझाने की जरूरत नहीं है, म्युनिसिपैलिटी पंचायत इसे कहते हैं हम लोकल अथॉरिटी। और एजीपी मतलब इन सब में ये 6 कैटेगरी में अगर कोई पर्सन फॉल नहीं करता है तो वो मूव करेगा एजीपी के तरफ, मतलब आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। समझ गए? तो पर्सन का जो कैटेगरी होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 7 तरह के होते हैं। यहाँ सिर्फ एक इंडिविजुअल को पर्सन नहीं माना गया है। इसलिए जब कभी आप पैन कार्ड देखिएगा तो पैन कार्ड पे अगर आप इंडिविजुअल आदमी हैं तो पी लिखा रहेगा। पैन कार्ड का 10 डिजिट का लेटर में एक पी रहता है, पी फॉर पर्सन। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म का अगर पैन कार्ड बनाते हैं तो वहाँ एफ लिखा रहता है, मीन्स एफ फॉर फॉर्म, क्योंकि ये फॉर्म को भी पर्सन ही डिक्लेयर करता है। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के। जो इन 6 कैटेगरी में फॉल ना करे वो 7वें नंबर पे करेंगे एजीपी। तो हमने क्या यहाँ पे क्या समझ रहा था? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब 2 पर्सन का संगठन, 2 पर्सन अगर मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, एओपी। अब ये पर्सन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, मान लीजिए मैं इंडिविजुअल हूं तो मैं भी एक पर्सन हूं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और एक अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो भी एक पर्सन है। तो एक इंडिविजुअल एक कंपनी के साथ अगर बिजनेस करना चाहे तो बनता है एओपी। इंडिविजुअल अगर एक कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहे, पार्टनर तो पार्टनर माने 2 इंडिविजुअल मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म खोल लिए, वो अलग चीज है, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। 2 इंडिविजुअल मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म खोल लिए जहां लिमिट एलएलपी की तरफ, वो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया। लेकिन एक पर्सन एक कंपनी के साथ अगर कोई बिजनेस ओपन करना चाहे उसे हम एओपी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्योंकि मैं भी एक पर्सन हूं एज पर इनकम टैक्स एक्ट और एक कंपनी भी पर्सन है, तो उसके साथ जब बॉन्डिंग होगी उसका एक अलग रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसे हम कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। समझ गए? लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है सिर्फ इंडिविजुअल, मैं और आप। तो 2 या मोर देन 2 मिलकर अगर कोई फॉर्म खोलते हैं उसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के तौर पे देखते हैं। तो इनसे आई हुई इनकम का भी डिक्लेरेशन आईटीआर 5 की तरफ होता है। समझ गए? साथ ही साथ आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जिसे हम एजीपी के नाम से जानते हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम का भी डिक्लेरेशन आईटीआर 5 के थ्रू होता है। समझ गए? अब मेन चीज है ये बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट का भी इनकम का डिक्लेरेशन आईटीआर 5 के थ्रू होता है। अब ये बिजनेस ट्रस्ट क्या होते हैं? देखिए, जिन फिनांस कंपनी का मोटिव ये रहता है कि हम एसेट्स को मैनेजमेंट करें, उसे हम बिजनेस ट्रस्ट के तौर पे देखते हैं। एक स्पेसिफिक कैटेगरी होते हैं। जस्ट लाइक आपने नाम सुना होगा रिट, आपने नाम सुना होगा इन्विट, अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो ये क्या होते हैं रिट और इन्विट? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्विट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये जो बड़े बड़े फिनांस कंपनी है उनका जो काम होता है कि हम किसी फिनांस कंपनी के इन एसेट्स का रीएलोकेशन और उनके एसेट्स का देख रेख करें, मैनेजमेंट करें, उसे हम बिजनेस ट्रस्ट कहते हैं। समझ गए? तो वो भी अपने इनकम का डिक्लेरेशन आईटीआर 5 के थ्रू ही सबमिट करेंगे। साथ ही साथ कोई भी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में बैंक भी आते हैं। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, बहुत सारे से रीजनल रूरल बैंक होते हैं जो अर्बन में भी होते हैं, रूरल में भी होते हैं, जिसे आप ग्रामीण बैंक कहते हैं। ठीक है? लेकिन वहां पे देखिए लिखा रहेगा कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, जो आरआरबी के अंदर आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, उन्हें रजिस्टर्ड होना होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। तो ऐसे बहुत सारे बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक हो या ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सारे अपने इनकम का डिक्लेरेशन आईटीआर 5 के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। आमतौर पे लोग ज्यादातर पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी का नाम सुनते हैं या बिजनेस ट्रस्ट या कोऑपरेटिव का नाम सुनते हैं और लगाते हैं। इनका नाम आप कम सुनते होंगे, आज आप उसका भी नाम समझ गए। तो आईटीआर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आईटीआर 5 में चुनिंदा मतलब सेलेक्टिव जो चीजें हैं उसके बारे में डिक्लेरेशन है। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म, जैसे मैंने बताया कि मोर देन 2 पर्सन अगर मिलकर कोई अगर बिजनेस चाहते हैं अगर ओपन करना तो वो पार्टनरशिप फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं और उससे आई हुई सोर्स ऑफ इनकम का डिक्लेरेशन आईटीआर 5 के थ्रू सबमिट होगा। साथ ही साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसे हम एलएलपी कहते हैं, उनका भी सोर्स ऑफ इनकम का डिक्लेरेशन आईटीआर 5 के थ्रू होगा। इसमें पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। एक पार्टनर की लायबिलिटी दूसरे पार्टनर के ऊपर बर्डन नहीं होती है।
तीसरी चीज आती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दोनों को एक साथ लिया जाता है, समझने में आसानी होती है, एओपी बीओआई। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में हमने ये जाना कि पर्सन सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अनुसार हमने ये समझा कि पर्सन के 7 कैटेगरी होते हैं। एक इंडिविजुअल के साथ साथ एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एजीपी, ये सभी पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। और एक पर्सन अगर कंपनी के साथ अगर करता है, क्योंकि वो भी पर्सन है, तो बनता है एओपी। लेकिन जब एक पर्सन के साथ, इंडिविजुअल के साथ अगर कोई बिजनेस फॉर्मेशन करना चाहता है तो बनता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये जाना कि अगर ये 6 कैटेगरी में कोई चीज अगर फॉल नहीं होता है तो उसे हम मानते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। समझ गए। बिजनेस ट्रस्ट में हमने वो समझा कि वो फिनांस तरह के इन्वेस्टमेंट जो कि एसेट्स का मैनेजमेंट करते हैं और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो भी आईटीआर 5 के थ्रू होगा, जस्ट लाइक रेट, इनवेट, इस सब का आप नाम सुने होंगे। फिर हमने समझा कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी डिक्लेरेशन आईटीआर 5 के थ्रू होता है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या किसी तरह का बैंक ही क्यों ना हो, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो। इसका ड्यू डेट आता है 31 अक्टूबर 2013, क्योंकि मोस्टली ये ऑडिट केस होते हैं। और अगर आप लेट करते हैं तो फाइन का कंसिक्वेंस है। फाइन कितना है हमने समझ रहा है, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 तक यही समझ रहे हैं कि 5 लाख के नीचे 1000 रुपया का फाइन है, 5 लाख के ऊपर 5000 का फाइन है। इनकम है, इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी जुड़ सकता है। तो हमने आईटीआर 5 के थ्रू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझा और पर्सन का डेफिनेशन भी समझा। आई होप आईटीआर 5 से जो ये डॉट है ये आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरह के फर्म या किस तरह के बिजनेस जो लार्ज स्केल बिजनेस की बात करते हैं उनका इनकम का डिक्लेरेशन किस तरह से होता है और वो कौन कौन से सिर्फ कर सकते हैं। और आने वाले आईटीआर 6 और 7 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज कम में आते हैं, उसके बारे में भी हम समझेंगे। यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, लोकल अथॉरिटी जो होते हैं वो इनकम टैक्स से मुक्त होते हैं, इनको इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ता है, ये एग्जेम्प्ट होते हैं। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 20 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लोकल अथॉरिटी को अपने इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन ये नहीं देते हैं, ये एग्जेम्प्ट है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे आईटीआर 6 के बारे में और आईटीआर 7 के बारे में। तब तक आप हमसे जुड़े रहें और बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।